ऋग्वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज का क्या मतलब है? एज का बाद जहां भी इस तरह की चीजें आ जाती हैं वहां एक टाइम पीरियड आता है। और हम लोग आज ऋग्वैदिक एज के बारे में बात करेंगे। इनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजन, इस सारे चारों चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी थी, सोशल लाइफ इनकी क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, किस तरह ये लोग ट्रेड करते थे और धर्म ये लोग किस तरह के अपनाते थे। इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा आपका हमारी इस नई वीडियो में। वैदिक कल्चर की हमारी सीरीज, वैदिक कल्चर का ये पार्ट है, चैप्टर 4 है वैदिक कल्चर। इसी में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। इसमें हमने आपको वैदिक फेज के बारे में बताया था, फिर हमने आपको आर्यंस के बारे में बताया और फिर उसके बाद हमने वैदिक लिटरेचर के बारे में बताया। तो अब अपनी इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक एज के बारे में चर्चा करेंगे और इनके बारे में डिटेल आपको हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की सीरीज चल रही है हमारी, उसी का एक पार्ट है ये। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अभी हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट करवा रहे हैं, तो उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी हम लोग चल रहे हैं, तो उसी में ये ऋग्वैदिक हिस्ट्री हम चैप्टर 4 पे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी बाकी वीडियो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगी। और ईपीएफओ का कोर्स भी चल रहा है, इसको भी अगर जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा होंगे अभी आप तो। यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है, अगर किसी तरह का कैसे तैयारी शुरू करें या क्या करना चाहिए, वो ऐसा कुछ आपके मन में बात है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे आपको। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे इस हैंडल से संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पे यहाँ से, और या व्हाट्सएप पे इस नंबर पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको आंसर जरूर देंगे, और नहीं अगर दे सकते हैं तो हम हमारे तक ट्रांसफर कर देंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं खुद उसका पर्सनल देखूंगा कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हम उसी हिसाब से आपको आंसर देके आपको सेटिस्फाई करेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक एज के बारे में सबसे पहली बात हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअल में इसको क्या कहा जाता था। ऋग्वेद का समय था ये, उस समय ऋग्वेद बना था। उस समय का के समय तो हाइमन्स वगैरह लिखे गए थे, उसके श्लोक वगैरह लिखे गए थे, वो उस समय के समय की बात है। ये अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं, यानी कि वेदों से भी पहले का जो समय होता है, यानी 1500 से 1000 बीसी के तक का ये समय है। अब देखिए, ऋग्वेदा का मतलब क्या होता है, ऋग्वेदा को क्या कहा जाता है, ऋग्वेदा का मतलब क्या है, ये किसके नाम पे ऋग्वेदा पड़ा? ऋग्वेदा पड़ा सप्त सिंधु के नाम पे। सप्त सिंधु का मतलब क्या है? सिंधु नदी उस समय फेमस थी, वही उसी नदी के बारे में लोग जानते थे। तो इसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स, सिंधु सब सिंधु यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सप्त यानी 7, सिंधु यानी सिंधु नदी को लोग नॉर्मल सिंधु को लोग नदी ही मानते थे, क्योंकि उस समय लोग ओनली अकेली वो नदी थी जिसको वो लोग जानते थे। तो 7 नदियों का ये लैंड ऑफ 7 रिवर इनको कहा। जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ती गई, आदिवासी से लोग धीरे धीरे करके इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, सारी चीजें आई, तो उस तरह से लोगों को समझ में आया कि नहीं, सप्त सिंधु, ये इसको नाम रख, इस 7 नदियों के समूह को इन्होंने नाम रख दिया सप्त सिंधु, उसको ही ऋग्वेद कहते हैं। और इसमें 5 नदियां थी पंजाब से, जो कि थी झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलज, और बाकी की 2 नदियां जो थी वो थी इंडस और सरस्वती, ये नदी थी। उसके बाद देखिए, ऋग्वैदिक हाइमन से, यानी ऋग्वैदिक के जो श्लोक होते हैं उनसे हमको पता चला क्योंकि उनकी सोशल लाइफ क्या थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे, किस तरह से वो लोग राजनीति करते थे, किस तरह वो लोग अपने लीडर को चुनते थे, और किस तरह वहां की डेमोक्रेसी थी कि क्या था वहां पे, ये सारी चीजें हमें नहीं पता। और वहां की कल्चरल लाइफ क्या थी, वो लोग किस तरह अपना समय बिताते थे, कौन कौन सी चीजों को वो लोग करते थे, पहनते क्या थे वो लोग, खाते क्या थे वो लोग, ये सारी चीजें हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए, सबसे बेसिक यूनिट कहा जाता है जो जहां से मतलब शुरुआत होती किसी चीज की, वो थी वहां उस समय की कुल या फैमिली, इसको कहते हैं। जो फैमिली कहते हैं तो कुल भी कहते थे लोग इसको। आज भी लोग कहते नहीं कि हमारे कुल में जन्म हुआ है, तो कुल यानी फैमिली है, वही चीज है। अब देखिए, और किंगशिप के बेसिस पे, किंगशिप यानी कि जो फैमिली में होते हैं, किंगशिप जैसे किंगशिप होता है, यानी कि जो राजा, अगर एक राजा जो अपना राजपाट चलाता है, उस तरह से किंगशिप होता है फैमिली में। फैमिली किस तरह से ऑपरेट होती है, उस तरह से जो बेसिस था, जो किंगशिप का जो बेसिस था, जो एक आधार था, वो था कई फैमिली आपस में मिलके एक विलेज बनाती थी, विलेज जिसको ग्राम कहते थे। और उनके जो विलेज का उस गांव का जो हेड होता था वो था ग्रामानी कहते थे, जैसे आज के प्रधान होता है ना, उस तरह से उसमें ग्रामानी होते थे। अब देखिए, कई विलेज जो थे वो आपस में एक साथ मिलके बनाते थे, विशु कहते थे उसको, और इसका हेड होता था विश्वपति। अब देखिए, मतलब क्या है इसका, आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊं, तो ये कुल हो गया, ठीक, ये कुल है, ये कुल हो गया। और कुल, जब ढेर सारा कुल आपस में मिल गए तो ये बना दिया विलेज या ग्राम, ये बना दिया, जिसका हेड ग्रामानी है। अब ये ढेर सारे विलेज मिल गए तो ये लोग बना दिए विशु, जिसका हेड था विश्वपति, तो ये था।
अब देखिए हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट जो थी उस समय की, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट कहा जाता है, जो जैसे मान लीजिए कहा जाता है ना कि सबसे बड़ी पार्टीज को कहते हैं, तो उस तरह से उस समय पार्टी नहीं होती, उसमें कम्युनिटी होती थी। तो उनकी कम्युनिटी थी ट्राइब, जन यानी लोग। तो ये हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट थी, यानी राजनीति हाईएस्ट जो राजनीतिक उनकी इकाई थी वो थी, सबसे उच्च इकाई जो थी वो थी जन या ट्राइब। अब देखिए उसमें क्या थे, कई ट्राइबल किंगडम थे, और कौन कौन से थे, भारतास थे, मत्स्य थे, यादुस थे और पुरुष थे, ये लोग थे। अब उसके बाद जो है जो किंगडम का हेड होता था उसमें वहां का वो राजा होता था, राजन कहते थे उसको, राजा नहीं राजन कहते थे उस समय, जिसने आपने सुना होगा गीता में पढ़ा होगा हे राजन, तो ये राजन जो है वहीं से आया है, राजन या किंग इसको कहते हैं। और देखिए उस समय की जो पॉलिटी थी वो मोनार्कियल थी, यानी कि राजा सिर्फ एक होता था, और हेरिडेटरी थी, यानी कि जिससे राजा मर गया तो राजा का बेटा वंशानुगत चलती थी, यानी हेरिडेटरी का मतलब होता है वंशानुगत। इसका मतलब यह है कि अगर राजा मर जाएगा तो उसका बेटा उस पर राज करेगा, फिर उसका बेटा करेगा, फिर उसका बेटा करेगा। अब देखिए किंग जो था वो असिस्ट किया जाता था पुरोहित के द्वारा, यानी किंग को जो मार्गदर्शन करना होता था, या मार्गदर्शन लेना होता था, या कोई भी जानकारी लेनी होती थी, या मीटिंग करके कोई दिमाग लेना होता था, तो वो पुरोहित के पास जाते थे, पृष्ठ के पास, मंत्री होते थे ना वो। और कमांडर ये और उसका एक कमांडर भी होता था किंग का, जो सेनापति इसको कहते हैं आर्मी का, उसके एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि किंग के प्रशासन में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक थे कमांडर, दूसरे थे पुरोहित। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और दो पॉपुलर बॉडीज थी उस समय, एक सभा थी और एक समिति थी। अब सभा का कौन था, काउंसिल ऑफ एल्डर था, यानी कि बड़े लोगों का समूह, यानी कि जो नामी गिरामी लोग हैं, जो उस समय हेड होते थे अपने समय में, एल्डर्स जो होते थे बड़े लोग, उनका समूह होता था ये। और समिति क्या होती थी, जो जितने भी लोग थे सब एक जगह इकट्ठा होते थे, तो वो एक समिति होती थी, जनरल असेंबली इसको कहते हैं। तो सारे लोग मिलकर आपस में एक असेंबली बना देते थे, उसको समिति कहते थे। तो सभा और समिति वहां की दो सबसे प्रमुख इकाई थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये फ्रेंड ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था। अब देखते हैं सोशल लाइफ क्या थी, आखिर ये लोग का मतलब किस तरह ये लोग जो है अपना सामाजिक जीवन बिताते थे। तो देखिए वहां उस समय की जो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब पितृसत्तात्मक थी। जैसे आज भी पितृसत्तात्मक ही है, लेकिन आज के डेट में औरतों को भी आगे काफी योगदान मिल रहा है, तो उस समय नहीं था। उस समय पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि जो पैतृक होता है, जो मतलब पिता होता है, फैमिली का हेड जो होता था वो पिता होता था। और उस समय सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट होती थी फैमिली, या ग्रहम कहते थे उसको, ग्रहम। और ग्रहम का हेड होता था गृहपति होता था। मोनोगैमी यानी कि एक विवाह, सिंगल विवाह, मतलब एक आदमी एक ही पत्नी से विवाह कर सकता है, एक ही औरत से विवाह कर सकता है, तो वही उसकी पत्नी होगी। तो मोनोगैमी थी, वो जनरल थी, मतलब नॉर्मली यही होता, मोनोगैमी होता था। पर पॉलीगैमी यानी कि ढेर सारा, मतलब एक आदमी ढेर सारी औरतों को रख सकता है। तो ऐसा होता था रॉयल फैमिली में या नोबल फैमिली में, और औरतें भी शादी कर लेती थी ढेर सारा। तो इस तरह से चीजें होती थी। अब देखिए जो औरत होती थी उसका धर्म होता था कि वो घर की देखरेख करे, घर की चीजों की देखरेख करे। और उस समय की जो औरतें थी वो मेजर जो बड़ी बड़ी जो सेरेमनी होती है उसमें भी ये लोग भाग लेते थे। जब भी कुछ बड़ा होता था गांव में तो उसमें ये लोग भाग लेते थे, मतलब वुमेन्स को भी बराबर दर्जा मिलता था। तो वुमेन को इक्वल माना जाता था आदमियों के, मतलब आदमी औरत में कोई फर्क नहीं था उस समय। वुमेन जो पोएट्स की हम बात करें, जो उस समय की कवित्री थी उस समय की, वो अपाला थी, विश्वरा थी, घोषा थी और लोकमुद्रा थी। ये चार थी। देखिए उस समय चाइल्ड मैरिज नहीं था और सती प्रथा भी नहीं था उस समय, यानी बाल विवाह नहीं था और सती प्रथा नहीं था। दोनों मेन वो वुमेन थी वो ऊपर कपड़े पहनते थे और नीचे कपड़े पहनते थे, यानी दो ही टू पीस जिसको कहते हैं, टू पीस पहनते थे ये लोग। तो टू पीस ये लोग पहनते थे कपड़े। और ये जो बने होते थे कपड़े, ये कॉटन के बने होते थे या वूल यानी ऊन के बने हुए थे। और दोनों मेन वुमेन दोनों गहने पहनते थे। गहना जो होता है ना सोना चांदी ये लोग पहनते थे। तो आज के डेट में तो सिर्फ औरतें पहनती हैं, लेकिन पहले के समय में आदमी पहनते थे। अब व्हीट की बात करें, गेहूं, और बर्ली यानी जौ, और मिल्क और उससे बने प्रोडक्ट जैसे घी, दही, कर्ड, वेजिटेबल यानी कि सब्जियां और फ्रूट्स, फल, ये सारे जो है चीफ आर्टिकल थे, यानी कि सबसे ज्यादा खाने वाले फूड आइटम में सबसे ज्यादा यूज होने वाले थे। मतलब गेहूं, जौ और दूध, और उससे प्रोडक्ट जो बनते, घी हुआ, दही हो गया, और सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये सारे लोग खाते, उसमें लोग खाते थे ये। अब देखिए उस समय लोग गाय का लेकिन मांस खाना पसंद नहीं करते थे। उस समय लोग हंटिंग भी करते थे, लेकिन गाय का मांस खाना वो लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि गाय को माना जाता था सेक्रेड, यानी पवित्र जानवर माना जाता था। अब उस समय लोग अपने समय को काटने के लिए, होता नहीं आज के डेट में लोग गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, थिएटर जाते हैं, तो उस समय लोग क्या करते थे, उसमें लोग चैरियट रेसिंग करते थे, यानी कि जो रथ का दौड़ होता था, घोड़े का रेस होता था, डाइसिंग लोग करते थे, जुआ खेलते थे, म्यूजिक में अपना बजाते थे और डांस करते थे। सोशल डिवीजन जो था उस समय वो बहुत ही ज्यादा रिजिड नहीं था,
बहुत रिजिड नहीं था सोशल डिवीजन। मतलब ये है कि बहुत जो समाज को जो बांटा गया था, बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम या उस समय इतनी चीजें उस समय नहीं थी। और ये बहुत ही जो कि बाद में धीरे धीरे लेटर वैदिक एज में आई, हम आपको पढ़ाएंगे। इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये लोग जो है पास्टोरल पीपल थे, यानी कि जो चरवाहा होते हैं ना, जो लोग पशुओं को चराते हैं और उनसे दूध लेते हैं, ऊन लेते हैं, इस तरह से चीजें को करके अपना जिंदगी काटते हैं। तो ये लोग वही थे और इनका मेन ऑक्यूपेशन था, इनका मेन जो काम था वो था कैटल रेयरिंग, यानी कि जानवर पालना, पशुपालन जो है इनका मेन था। वेल्थ जो है किसके पास कौन कितना अमीर है, किसके पास कितनी जायदाद है, ये पता लगाने के लिए आज के लोग जमीन जायदाद देखते हैं ना, पैसा देखते हैं, उस समय लोग कैटल देखते थे, यानी कि जानवर देखते थे। जिसके पास ज्यादा जानवर ज्यादा अमीर। और जब वो लोग परमानेंटली नॉर्थ इंडिया में सेटल हो गए थे, वहीं पे एग्रीकल्चर शुरू कर दिए थे ये लोग। अब वो आयरन के बारे में जानते थे, इन लोग को आयरन के बारे में पता था, और इसीलिए वो लोग फॉरेस्ट को क्लीन करके ज्यादा से ज्यादा जमीन निकालने लगे, अपने अंडर में लेने लगे एग्रीकल्चर के लिए। कारपेंट्री उस समय जो था, जो मतलब जो लोग बढ़ई जिसको कहते हैं आज के डेट में, हिंदी में उसको बढ़ई कहते हैं, तो कारपेंट्री जो थी उस समय जो, तो वो एक अच्छा प्रोफेशन उस समय बन गया था, क्योंकि वो लोग पेड़ काटते थे तो पेड़ निश्चित है, पेड़ काट रहे थे तो पेड़ भी मिल रहा होगा उनको, तो पेड़ को लोग क्या करते, फेंकते तो होंगे नहीं, तो उसको लोग यूज कर लेते थे। कुछ लोग अपना खाना बनाने में यूज कर लेते थे, कुछ लोग उसको प्रोफेशन की तरह यूज कर लेते थे, और उसी से लोग चैरियट बनाते थे, यानी कि रथ बनाते थे और हल बनाते थे खेती के लिए, ये सारी चीजें बनाते थे, जो भी आइटम बन सकता है। तो वर्कर्स जो है कई आर्टिकल बनाते थे, कॉपर का भी बनाते थे ये लोग, कई वर्कर थे उस समय के, शिल्पकार वगैरह भी थे, और ये लोग भी थे, जैसे ब्रॉन्ज का भी ये लोग बनाते थे, कांस्य का भी बनाते थे, और आयरन का भी, लोहे का भी लोग कई प्रोडक्ट बना के बेचते थे। तो इकोनॉमी ऐसी ही चल रही थी उस समय। और वो लोग क्या करते थे, कपड़ा भी बुनते थे, कपड़ा बुनते थे कॉटन का और ऊन का, ये कपड़ा ये लोग बुनते थे। अब जो उस समय जो सोनार थे, उस समय गोल्ड स्मिथ जिसको कहते हैं, वो एक्टिव थे सोना बनाने में। उस समय सोना काफी, सोना इनका प्रचलन बहुत ज्यादा था, ये काफी अच्छे से उस समय की इकोनॉमी सोने पे डिपेंड थी। जो पॉटर्स थे, यानी कि जो लोग मटका उटका वगैरह बनाते हैं वेसल, वो डोमेस्टिक यूज के लिए वो भी काफी मतलब फेमस थे। मतलब ये सारा जो है दिखा, जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रोफेशन उस समय लोग प्रोफेशन यूज करते, इस तरह के प्रोफेशन का लोग यूज करके इकोनॉमी, यानी अपने लिए पैसा इकट्ठा करते थे वो लोग। और एक्चुअली पैसा भी वो लोग इकट्ठा नहीं करते थे, वो उस समय का जो सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम था, यानी कि सामान के बदले सामान। यानी हमने, अगर हमको आपसे कुछ लेना है, तो जैसे आज हम चावल लेने जाते हैं, तो मान लीजिए हम चीनी लेने जा रहे हैं, 40 रुपए किलो चीनी है, तो चीनी अगर 40 रुपए किलो है, तो हम 40 रुपए आपको देंगे, तो आप चीनी देंगे अगर आप दुकानदार है तो। उस समय क्या होता था कि हम यहाँ से, मान लीजिए हमारा कपड़े का बिजनेस है और आपका चीनी का है, आपका चीनी, आपके यहाँ चीनी और अनाज मिलता है, तो हम आपको कपड़ा देंगे, आप हमें चीनी देंगे। तो इस तरह से सिस्टम था, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ट्रेड उस समय ऐसे ही होता था। इससे सोना, देखिए इंडिया में सोना ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन लोग बाहर से सोना को इंपोर्ट कर लेते थे। इसी तरीके से सोनार लोग आते थे, अपना कपड़ा वगैरह यहाँ से मसाला वगैरह लेके जाते थे, और वो लोग सोना बेचते थे, तो इससे सोना भी रहता था। तो ट्रेड वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, और रिवर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते थे, और वहाँ समुद्र से ट्रांसपोर्ट होता था, एक सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था। बाद में जो है बड़े बड़े आइटम का, गोल्ड कॉइन को भी, जैसे पहले बार्टर सिस्टम में लोग करते थे, बाद में लोग गोल्ड कॉइन्स को भी, जिसका नाम था निशाका, गोल्ड कॉइन को निशा कहते हैं, इसको नाम को याद रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बाद में जो है एक्सचेंज करने लगे वो लोग, मतलब सामान के बदले सामान में गोल्ड कॉइन्स भी देने लगे, और ये बड़े बड़े ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे जब कोई लोग बड़ी खरीदारी करते थे तो वो लोग गोल्ड देने लगे उसकी जगह पे। अब धर्म की बात करते हैं, तो धर्म क्या था उस समय के लोगों का। तो देखिए, जो आर्यंस थे वो ज्यादातर नेचुरल फोर्सेस को, उसमें कोई ऐसा नहीं था पर्टिकुलर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं था, उस समय लोग नेचुरल फोर्सेस को, जैसे कि हवा हुआ, जैसे पृथ्वी हुई, जमीन धरती माँ की पूजा करना, फायर हुआ आग की पूजा करना, हवा की पूजा करना, बारिश की पूजा करना, तूफान की पूजा करना, ये सारे लोग करते थे, और इसी को गॉड की तरफ ट्रीट करते थे और उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं से जो भी प्रेयर करना है वो मांगते थे। उसमें इंपॉर्टेंट गॉड थे, पृथ्वी थी, अग्नि, वायु, वरुण, यानी कि जो वर्षा के देवता होते हैं, पानी के देवता होते हैं वो, और इंद्र थे। अब देखिए उसमें इंपॉर्टेंस क्या होता है, सबसे पावरफुल ये लोग मानते थे कि इंद्र सबसे पावरफुल होते हैं, फिर मानते तो लोग अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अग्नि को लोग ये मानते थे कि ये इंटरमीडिएट है, कि एक बिचौलिया है, किसके बीच में, अग्नि भगवान को लोग मानते थे, गॉड के बीच में और लोगों के बीच में। यानी कि देखिए, जैसे ऐसा ही लोग क्यों मानते थे, क्योंकि आज की डेट में भी यज्ञ हवन, जैसे मान लीजिए ऐसे यज्ञ हवन कराया जाता है आज के डेट में भी, तो मान लीजिए देखिए, जैसे ये यज्ञ के लिए यहाँ से मान लीजिए आग की लपटें निकल रही है ऐसे ऐसे करके, तो ये आग की लपटें अगर इसमें से निकल रही है, तो अब ये लोग मानते थे कि ये आग की लपट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ऊपर लोग मानते हैं आसमान में, आकाशवाणी का इंद्र है, देवलोक है, तो ये लोग मानते थे। तो वो अग्नि को जो लोग मानते थे कि ये यहाँ पे मान लीजिए अगर आप बैठे हैं, अगर यहाँ कोई मान लीजिए कोई बंदा है यहाँ बैठ के हवन कर रहा है, तो हवन का आज ऊपर जा रहा है, तो लोग इसीलिए मानते थे कि अग्नि के देवता को ये आसमान यानी भगवान के बीच में और धरती यानी कि इंसान के बीच में ये एक मध्यस्थता कराते हैं, मतलब ये लोग मिलाते हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए लोग बहुत पवित्र मानते थे अग्नि को।
वरुण जो होता था उसको मानते थे लोग कि नेचुरल ऑर्डर को बनाए रखता है ये, मतलब समाज में एक स्थिरता को बना के रखता है ये, और सामाजिक स्थिति को जो सामाजिक जो व्यवस्था उसको लेके चलता है। और फीमेल गॉड जो थी, जो थी उस समय जो औरतों में गॉड थी वो थी अदिति थी और उषा थी, ये थी। देखिए उस समय कोई भी टेंपल नहीं था, मंदिर नहीं था, कोई ना तो कोई लोग मूर्ति पूजा भी वो लोग नहीं करते थे। प्रेयर जो लोग ऑफर करते थे वो ज्यादातर इसलिए ऑफर करते थे कि कुछ उससे इनाम मिलेगा। जैसे अगर हम प्रेयर करते, आज भी हम लोग जैसे हाथ जोड़ के भगवान से प्रेयर करते हैं तो मांगते हैं ना कुछ, कि जैसे भगवान हम ये दीजिएगा, हमें संपन्नता दीजिएगा, हमें नौकरी दीजिएगा। तो उसी तरह उस समय के लोग भी करते थे रिवार्ड के, कि मतलब इससे हमको इनाम मिलेगा। घी हुआ, मिल्क हुआ और ग्रेन्स हुआ, यानी कि जो अनाज हुआ, ये लोग ऑफर करते थे भगवान को। जैसे आज के मिठाई लड्डू नहीं देते हैं, ठीक उसी तरह से। और इलेबरेटेड बहुत ही वहाँ रिचुअल्स जो था वो बहुत ही ज्यादा मतलब भयंकर था उस समय। और वर्शिप जब भी वो लोग पूजा करते थे तो उसका प्रोसेस बहुत ही तिकड़म वाला था, एक तरह से कर सकते हैं। यहाँ की काफी डिफिकल्ट था। वो लोग क्या करते थे एक्चुअल में कि जैसे रिचुअल वो लोग कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई भी संस्कार हुआ, तो संस्कार का मतलब क्या होता है कि जैसे आज के डेट में क्या है कि अगर आप कहीं हवन कराते हैं, लकड़ी ले आते हैं आप हवन का पूरा सामग्री अलग होता है, उसको आप खरीदते हैं, तो वो सारी रोड़ी अबीर पता नहीं क्या क्या होता है उसमें, वो सारी चीज आप लोग लगा के उसके बाद आप लोग काम करते हैं। तो उसी समय रिचुअल जो थे उस समय के काफी मतलब पहले एक्सप्लेन किए हुए थे, और वर्शिप और ये लोग पूजा के समय इस चीज को यूज करते थे। तो ये सारा फ्रेंड्स था, हमने आपको ऋग वैदिक फेज के चारों चीजों के बारे में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमने बताया, सोशल लाइफ के बारे में भी बताया, और इकोनॉमी के बारे में बताया, और रिलीजन के भी बारे में बताया। अब हम लोग यही चीजें लेटर वैदिक एज के बारे में कि किस तरह से 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में लोग इसको करते थे, क्योंकि हमने जो अभी आपको बताया वो 1500 से 1000 बीसी के बीच में है। तो हम अब आपको बताएंगे इसमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमी और रिलीजन के बारे में बताएंगे, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हमारी अगली वीडियो आएगी। तो फ्रेंड्स इसीलिए जिसका एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए होंगे तो, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती है। गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, ईपीएफओ का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स चल रहा है सिविल सर्विस का, और ईपीएफओ का भी कंप्लीट कोर्स चल रहा है। तो फ्रेंड्स सब मिस मत करिए। यूजीसी नेट सोशल वर्क चल रहा है, लाइब्रेरी साइंस चल रहा है, इसका एकेडमी का एजुकेशनल चैनल है। तो इसको अगर आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आप सोचिए टी सीरीज जैसे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टी सीरीज खराब है, लेकिन टी सीरीज एक इंटरटेनमेंट चैनल है और हम लोग का चैनल एजुटेनमेंट है, हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स जब टी सीरीज को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब क्यों नहीं करना चाहिए आपको, हमें भी सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। क्योंकि आप जब एक नाच गाने वाले चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो एजुकेशन, आपको नहीं लगता कि आपको एजुकेशन भी है, आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। कोई क्वेरी हो इस नंबर पे आके हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपकी हो आप इस नंबर पे आके हमसे पूछ सकते हैं। कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो तो भी पूछ सकते हैं। रिच गाय पे फॉलो कीजिए हमें, टिस्का अकेडमी पे जाके फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए जाके हमें। और ये हम कोई प्रोडक्ट हो आपको 9 दिन के अंदर हम डिलीवरी दे देंगे। ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी है हमारी, कैश ऑन डिलीवरी। आप जबकि घर जब पैसा पहुंच जाएगा उसके बाद ही आप हमें कैश दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आप इस नंबर पे जाइए, आप जाके प्रोडक्ट जो है कोई प्रोडक्ट, शर्ट, टी शर्ट, जींस जो भी आपको लेना बताइए, आप कि मैसेज कर दीजिए कि मुझे शर्ट चाहिए, तो आपको हमारे एग्जीक्यूटिव शर्ट दिखाएंगे। तो शर्ट में से आप जो मन पसंद है वो चुन लीजिए, उसका दाम पूछ लीजिए और फिर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और दे दीजिए और साइज दे दीजिए, किस साइज का आपको कपड़ा चाहिए, आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है पूरा कपड़े को ऑर्डर करने का। और रिच गाय पे जाकर आप देख सकते हैं कि हम किस किस तरह के प्रोडक्ट रखते हैं। रिच गाय फेसबुक हैंडल पे आप जाएंगे, रिच गाय टाइप करेंगे, आपको ये सिंबल का प्रोफाइल पिक्चर मिल जाएगा, ये हमारा लोगो है रिच ग्रुप का। आप इसको देख के आप समझ जाएंगे कि हमारा है, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर लिंक से देख सकते हैं, वहां पे भी मिल जाएगा, हम कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे, वहां से भी आपको चीजें मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। टॉप 10 यूपीएससी की कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है वो भी हमने दिया हुआ है। फ्रेंड्स इसी के साथ अभी तक हमारे चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा और बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा। तो इस फ्रेंड्स हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।